हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। ये टेस्ट नंबर 4 है। तो आप सोच रहे होंगे टेस्ट नंबर 4 तो एक अपलोड हो चुका, तो वो आपका ध्येय या दृष्टि का हुआ है। ये आपका जीएस वर्ल्ड का है। इसको मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि इसमें करंट अफेयर है। बट एक चीज़ बता दूं कि जैसे ये 2 से 3 महीने या 1 महीने पहले टेस्ट सीरीज प्रिंट हो जाती हैं, तो कुछ कुछ नियुक्तियां रहती हैं, वो अगर 6 महीने पहले हुई रहती हैं, 1 साल पहले, तो उसका क्वेश्चन बन के इसमें आ गया है। हाँ, बट अभी क्या है कि जैसे जनवरी फरवरी में किसी का टेन्योर कंप्लीट हुआ, तो कुछ कुछ नाम हो सकते हैं कि मतलब मिसमैच हो। बट आप तो काम करते ही होंगे कि आप करंट अफेयर को डेली फॉलो कर रहे हैं, तो आप करंट से उसको देखते रहिएगा। वैसे जो क्वेश्चन मुझे लगेगा तो मैं कोशिश करूंगी, पर मेरे एक व्यूअर ने मुझे कमेंट करके बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कई टाइम से लगातार कमेंट करते रहते हैं और बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और बहुत मेहनती भी हैं। तो मैंने उसको फिर ध्यान दिया कि हाँ, करंट में कुछ कुछ चीज़ें जैसे डेटा है, नाम है, वो बदलते, स्टैटिक पोर्शन नहीं बदलता। तो मे बी कि मैं कोशिश करूंगी और आप भी अपनी तरफ से कोशिश करते रहिएगा। हाँ, चलिए हम ज़्यादा टाइम बर्बाद करते नहीं, इस टेस्ट पेपर को अटेंड करते हैं। करंट अफेयर आपका अच्छे से मजबूत हो, वो आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं टेस्ट सीरीज इसलिए इसको पिक कर ली कि इससे क्वेश्चन आपके अच्छे से कैसे बनेंगे, क्या उसमें गलतियाँ हो जाएंगी, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, वो चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, चलिए देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फ्रेंजिक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, ये भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सेकंड, यह तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो जो आपके संयुक्त अभ्यास होते हैं थल सेना वायुसेना के बीच में, इनसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, पर दो तीन क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, है ना, अगर आपने पीवाई को सॉल्व किया होगा तो। अगर हम बात करें कि भारतीय और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजिक्स 23 तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार जब दोनों देशों की सेनाएं इस प्रारूप में शामिल हो रही हैं, जिसमें प्रत्येक टुकड़ी में तिरुवनंतपुरम स्थित भारतीय सेना के सैनिकों और फ्रांसीसी 6वीं लाइट आर्म ब्रिगेड की एक कंपनी समूह शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि यह भारतीय और अमेरिकी, ये यहाँ पर गलत हो गया, ये भारतीय और फ्रांसीसी, तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन केवल सही हो जाएगा, ए आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भारत और फ्रांस के बीच में हो रहा है, ना कि अमेरिका के बीच में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंडर 19 T20 महिला विश्व कप का पहला चैंपियन कौन सा देश बना। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी भारत या डी पाकिस्तान। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारतीय अंडर T20 महिला विश्व कप के बारे में, तो 29 जनवरी, ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 29 जनवरी 2023 को नया इतिहास रच दिया और भारतीय महिला क्रिकेट टीम, जिसके नेतृत्व की बागडोर शेफाली वर्मा के हाथ में थी, आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की पहली चैंपियन बनी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा भारत आपका। अच्छा, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, वैसे भी पहली जीत हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन क्योंकि ये जीत क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप का खिताब जीता, तो ये आपका इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला शब्द चराइदेव मोईदाम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है मकबरा, बी सिंहासन, सी राजस्व या डी आदिवासी परंपरा। तो अगर आपने करंट में देखा होगा तो केंद्र ने इस वर्ष यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के लिए असम में चराइदेव मोईदाम को नामित करने का निर्णय लिया है। चराइदेव मोईदाम असम में ताई अहोम समुदाय के उत्तर मध्यकालीन 13वीं से 19वीं शताब्दी का टीला है, जो दफन परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है और इसका संबंध अहोम साम्राज्य के राजा एवं रानियों के मकबरे से है। ठीक है, तो अगर आंसर की बात करें तो सच में ये एक तरीके से मकबरा ही है, लेकिन ये यूनेस्को के लिए नामित किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने संगम युग स्थल किलादी पर खुदाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, किलादी दक्षिण तमिलनाडु के शिवगंगा जिले की एक छोटी सी बस्ती है। सेकंड, ये पेरियार नदी के किनारे स्थित है। तो करें उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है वो बताना है। कथन हमारे हैं ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने संगम युग स्थल पर
खुदाई के पहले 2 चरणों के दौरान निष्कर्षों और उनके महत्व पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त शिव गंगा में किलादी साइट संग्रहालय का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें अब तक खोजी गई 18,000 से अधिक महत्वपूर्ण कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। किलादी दक्षिण तमिलनाडु के शिव गंगा जिले की एक छोटी सी बस्ती, ये तो सही है, लेकिन जो इन्होंने कहा है कि यह आपकी पेरियार नदी, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। इसका नाम ही इन्होंने, देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, ये आपकी वैगई नदी के तट पर संगम युग में एक शहरी सभ्यता मौजूद थी। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, बी गलत हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF ने किस शहर को चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र C4IR की स्थापना के लिए चुना? ऑप्शन है हैदराबाद, बी उत्तर प्रदेश, सी अहमदाबाद या अहमदाबाद, एंड डी भोपाल। अगर बात करें तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच आपका WEF ने हैदराबाद तेलंगाना को चौथी औद्योगिक क्रांति के रूप में या केंद्र में C4IR की स्थापना के लिए चुना। C4IR मतलब सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तेलंगाना एक स्वायत्त गैर लाभकारी संगठन होगा जो स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है हैदराबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी ओडिशा या डी छत्तीसगढ़। तो पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2023 से पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री ने राउरकेला के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का जो उद्घाटन हुआ वो आपका ओडिशा में हुआ। ठीक है, चलिए अगर बात करें कि जयपुर घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इस घोषणा पत्र में वर्ष 2025 तक एशिया प्रशांत, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी क्षेत्रीय असेंबलियों को पूरी तरह से सक्रिय कर विश्व भर में अधिक सुरक्षित रेल नेटवर्क प्रदान करने की दिशा में काम करने के लिए UIC की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया है। एंड सेकेंड, कि इसमें रेलवे सुरक्षा के लिए व्यापक समाधान विकसित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, LOT या IoT जैसी नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आह्वान किया गया। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, चलिए अगर हम बात कर ले रेलवे सुरक्षा बल और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे UIC द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 18वीं जयपुर घोषणा को अपना 18वीं UIC विश्व सुरक्षा कांग्रेस का समापन जयपुर घोषणा को अपनाने के साथ हुआ है। ठीक है, एंड इस घोषणा पत्र में वर्ष 2025 तक एशिया प्रशांत, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी क्षेत्रीय असेंबलियों को पूरी तरह से सक्रिय कर विश्व भर में अधिक सुरक्षित रेल नेटवर्क प्रदान करने की दिशा में काम करने के लिए UIC की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला शब्द स्काई ग्लो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है उपग्रह, बी प्रकाश प्रदूषण, सी अंतरिक्षयान या डी ध्वनि प्रदूषण। तो हाल ही में एक अध्ययन में पता चले कि वर्ष 2011 और 2022 के बीच गैर प्राकृतिक प्रकाश ने पारिस्थितिकी, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक प्रभाव के साथ स्काईग्लो की चमक में प्रतिवर्ष 9.2 से 10% की वृद्धि की है। स्काईग्लो शहरों में और उनके आसपास रात के समय आकाश में प्रकाश की एक सर्वव्यापी चादर है जो सबसे चमकीले सितारों को छोड़कर सभी को अवरुद्ध कर सकती है। तो मतलब ये जो रिहायशी इलाकों में कितनी भयंकर भयंकर लाइटें जलती है ना, वो बहुत नुकसान करती हैं। कह रहे कि रिहायशी इलाकों में आसमान का चमकना, स्ट्रीट लाइट, सुरक्षित फ्लड लाइट और बाहरी सजावटी रोशनी स्काईग्लो का कारण बनता है। यह प्रकाश सीधे रात्रिचर यानी रात में जो सक्रिय जीव होते हैं उनकी आंखों पर प्रभाव डालता है और उन्हें मार्ग से भटकाने का कार्य भी करता है। स्काईग्लो आपका प्रकाश प्रदूषण के घटकों में से एक है। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि खूब हैवी लाइट का यूज़ किया जा रहा है, ज़्यादातर रिहायशी इलाकों में खूब होता है, तो वो कहीं ना कहीं जीव जंतुओं को बहुत नुकसान और परेशान करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सुर्खियों में रहा चावल बचाओ अभियान के तहत चावल विविधता ब्लॉक किस राज्य द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन है पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल एंड डी असम। अब इस क्वेश्चन में गेस वर्क मत करना, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन ना धोखा दे देते हैं।
अगर हम सोचें चावल आपका पंजाब में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल नहीं, वहाँ पर भी चावल खूब होता है, असम में भी होता है, जिधर पानी की मात्रा ज़्यादा है वहाँ चावल खूब होता है। लेकिन चावल बचाओ अभियान जो है आपका, तो उसके हिसाब से जो ये अभियान चलाया गया है ये आपका वर्ष 2009 से चलाया गया था और इसमें चावल की 30 किस्में शामिल की गई हैं जो कि आपका केरल से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसे कभी नेक्स्ट कह रहे हैं कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन है दिल्ली, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या डी उत्तर प्रदेश। तो ये भी अपने में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप कि करंट अफेयर अगर आपने फॉलो किया है तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित रायसीना संवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर आधारित भारत का प्रमुख सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन हमारा कह रहा है कि भारत सरकार, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन करते हैं। करिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अगर बात करें हम रायसीना डायलॉग के बारे में या संवाद के बारे में, तो रायसीना जो भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर आधारित भारत का प्रमुख सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है। एंड वर्ष 2023 में इसकी थीम उत्तेजना, अनिश्चितता, अशांति, तूफान में प्रकाश स्तंभ, तूफान और प्रकाश स्तंभ का उद्देश्य दुनिया की वर्तमान स्थिति को चित्रित करना था। ठीक है। यह संवाद आपका एक बहुहितधारक क्रॉस सेक्टोरल चर्चा के रूप में संचरित होता है जिसमें राज्य के प्रमुख कैबिनेट मंत्री और स्थानीय व्यापारी प्रतिनिधि, मीडिया तथा शिक्षाविद विचारकों के रूप में भाग लेते हैं। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाए, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में चर्चा में रहा JS वर्मा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित। ऑप्शन है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, बी घरेलू हिंसा अधिनियम, सी धन शोधन निवारण अधिनियम या डी दिव्यांगजन जन अधिकार अधिनियम। तो कई बार कई समितियां आपकी चर्चा में रहती हैं और क्वेश्चन भी बनते हैं। फिलहाल आपकी JS वर्मा समिति कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम से संबंधित है जिसमें ये कह रहे हैं कि जिसने वर्ष 2013 की शुरुआत में लैंगिक कानूनों पर सौंपी गई रिपोर्ट में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विधेयक में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए राज्य स्तरीय रोजगार अधिकरण की स्थापना की सिफारिश की थी। ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, ये 21 मार्च को मनाया जाता है। सेकेंड, वर्ष 2023 की थीम वन और स्वास्थ्य है। करिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की बात करें तो मानवता और पृथ्वी के अस्तित्व हेतु वनों और पेड़ों के महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व वन दिवस के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 2020 की थीम अगर बात करें तो वन और स्वास्थ्य यानी कि फॉरेस्ट एंड हेल्थ है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला शब्द परख किससे संबंधित है। ऑप्शन है अवसंरचना, बी शिक्षा, सी पर्यटन या डी विनिर्माण। अगर बात करें हम तो हाल ही में सभी बोर्डों के लिए मूल्यांकन दिशा निर्देश स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद आपकी NCERT ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण अधिसूचित किया है। ठीक है। और परख को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कार्यान्वयन के भाग के रूप में लॉन्च किया गया, जिसमें नए मूल्यांकन पैटर्न और नवीनतम शोध के बारे में स्कूल बोर्डों को सलाह देने और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मानक निर्धारण निकाय की परिकल्पना की गई है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका शिक्षा से, लेकिन इसको NCERT ने लॉन्च किया है या बनाया है। ठीक है। शिक्षा में भी शिक्षा मंत्रालय है उस तरीके से नहीं, NCERT के पैटर्न के हिसाब से है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वरुण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन फर्स्ट,
भारत फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास, बी मिसाइल, सी भारत फ्रांस के बीच परमाणु समझौता, या डी ड्रोन। अगर हम बात करें कि हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 21वां संस्करण पश्चिमी समुद्री तट पर शुरू हुआ। दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का आरंभ वर्ष 1993 में हुआ था। इसे औपचारिक रूप से वर्ष 2001 में वरुण के रूप में चिन्हित किया गया और ये भारत फ्रांस के बीच रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों की पहचान है। ये 5 दिवसीय अभ्यास आपका 16 से 20 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। अन्य में भारत फ्रांस संयुक्त अभ्यास के अंतर्गत शक्ति, सेना, गरुण, वायुसेना शामिल है। तो ये आपका भारत फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास है। अभी इसके पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ा था फ्रेंजिक्स, ठीक है, वो भी आपका फ्रांस और भारत से ही संबंधित है। तो एक देश कई अभ्यास करते हैं, नौसैनिक हो गया, वायु हो गया, समुद्री हो गया, है ना, त्रिपक्षीय, द्विपक्षीय। तो ऐसे एक देश के बारे में 1-2 फैक्ट अगर और पता चलते हैं तो इसमें ये नहीं सोचिएगा, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच एक देश के साथ में भारत के 1-2 अभ्यास और हो जाते हैं, मतलब एक से ज़्यादा अभ्यास हो जाते हैं, उनके बस चरण अलग होते हैं, तरीका अलग होता है, तो इसलिए मैंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चित शब्द कार्ड टी सेल थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी जिसमें ड्रग्स लेना शामिल है, के विपरीत कार्ड टी सेल थेरेपी रोगी की कोशिकाओं का उपयोग करती है। सेकेंड, ल्यूकेमिया श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाले कैंसर और लिम्फोमा लसिका प्रणाली से उत्पन्न होने वाले के लिए कार टी सेल थेरेपी को मंजूरी दी गई है। तो कहीं उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? कथन है हमारे ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। कार टी सेल थेरेपी कैंसर के इलाज में एक बड़ी सफलता है। कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी जिसमें ड्रग्स लेना शामिल है के विपरीत कार टी सेल थेरेपी रोगी की कोशिकाओं का उपयोग करती है। उन्हें टी कोशिकाओं को सक्रिय करने और ट्यूमर कोशिकाओं को लक्षित करने हेतु इनको प्रयोगशाला में संशोधित किया जाता है। ल्यूकोमिया या ल्यूकेमिया श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाले कैंसर और लिम्फोमा लसिका प्रणाली से उत्पन्न होने वाले के लिए कार टी सेल थेरेपी को मंजूरी दी गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साइंस का है, तो थोड़ा सा चीज़ें सिंपल नहीं लग रही होंगी, ठीक है, बट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला शब्द स्काई हॉक क्या है? ऑप्शन है ड्रोन, बी लड़ाकू विमान, सी उपग्रह, या डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन 5G इनेबल्ड ड्रोन विकसित किया गया है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है और VTOL की सुविधा के कारण इसे टेक ऑफ या लैंडिंग है तो किसी विशेष रनवे या ट्रैक की आवश्यकता नहीं होती है। इस ड्रोन को स्काई हॉक नाम दिया गया जिसका उपयोग रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोग के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा। देखिए ये एक ड्रोन है और कितना इंपॉर्टेंट है जिसका प्रयोग ये बता रहे रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोग के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा। तो ये आपका स्काई हॉक क्या है? एक ड्रोन है, ठीक है। और ड्रोन का वैसे भी चलन अब बहुत बढ़ गया है, आगे आने वाले समय में देखिएगा इसका बहुत उपयोग होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल हम। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा कल्याणी फेरेस्टा निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए रोगाणुरोधी टीका, बी खगोलविदों द्वारा खोजा गया एक नया एक्सोप्लैनेट, सी एक नवीन कृषि प्रणाली, या डी भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड। कल्याणी फेरेस्टा के बारे में बात हो रही है। तो इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 दिसंबर को नई दिल्ली में भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा का शुभारंभ किया। कहाँ पर किया? नई दिल्ली में, ठीक है। और ये अपनी तरह के पहले इस्पात का विनिर्माण पुणे की स्टील कंपनी कल्याणी ग्रुप ने किया। इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया गया है। इस्पात विनिर्माण की इस प्रक्रिया में पर्यावरण में कार्बन नहीं उत्सर्जित होगा। तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे समाचारों में रहा QR सैम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, QR सैम एक कनस्तर आधारित प्रणाली है जिसका अर्थ है कि इसे विशेष रूप से डिजाइन किए गए खंडों द्वारा संग्रहित और संचालित किया जाता है। सेकंड कह रहे हैं कि कनस्तर में आंतरिक वातावरण नियंत्रण प्रणाली होती है। इस प्रकार इसके परिवहन और भंडारण को आसान बनाने के साथ साथ हथियारों की शेल्फ लाइफ में भी काफी सुधार होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड।
बात करें अगर हम QRSAM की, तो ये DRDO द्वारा विकसित की जा रही स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित मिसाइल प्रणाली है, यानी कि Q फॉर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ठीक है, जिसको अप्रैल 2023 में फिर से परीक्षण किया जाना है। एंड यह एक कनस्तर आधारित प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि इसे विशेष रूप से डिजाइन किए गए खंडों द्वारा संग्रहित और संचालित किया जाता है। तो आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, और दोनों ही जो फैक्ट बताए गए वो हमारे सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सुर्खियों में रहा जेलियन ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट JUF निम्नलिखित में से किस राज्य में सक्रिय है? ऑप्शन है सिक्किम, बी मणिपुर, सी मिजोरम या डी असम। अगर बात करें कि हाल ही में त्रिपक्षीय शांति समझौते पर केंद्र गृह मंत्रालय, मणि सरकार और जेलियन ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट JUF विद्रोही समूह द्वारा हस्ताक्षर किए गए JUF नागाओं का एक सशस्त्र समूह है जो ज्यादातर मणिपुर में सक्रिय है और एक दशक से अधिक समय से जेलियन ग्रोंग नगा जनजाति मंगोलियाई जाति के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता है? ऑप्शन विश्व आर्थिक मंच, बी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, सी UN वीमेन या डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगर हम बात करें तो आपका जेंडर गैप रिपोर्ट स्विट्जरलैंड स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। यह वर्ष 2006 में पहली बार जारी की गई थी और इस रिपोर्ट में 4 आयामों को ध्यान में रखते हुए 156 देशों द्वारा लैंगिक समानता की दिशा में की गई प्रगति के मूल्यांकन के आधार पर आंकड़े जारी किए जाते हैं, ठीक है। आयाम क्या है? ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, सेकंड राजनीतिक सशक्तिकरण, थर्ड शिक्षा का अवसर एंड फोर्थ आर्थिक भागीदारी और अवसर। तो आपका आंसर जो हो जाएगा इसका विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। जेंडर गैप रिपोर्ट आपका विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की सुर्खियों में रहा UN हाई सी ट्रीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, अमेरिका के न्यूयॉर्क में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता BBNJ पर अंतर सरकारी सम्मेलन IGC के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में बातचीत के दौरान इस पर सहमति बनी थी। सेकंड ऑप्शन है, नेक्स्ट है कि संधि को औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान करना अभी बाकी है, क्योंकि सदस्यों को अभी इसकी पुष्टि करनी है। एक बार स्वीकृति मिल जाने के बाद यह संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी होगी। एंड थर्ड ऑप्शन है कि हाई सी पर 1958 के जिनेवा अभिसमय के अनुसार समुद्र के वे हिस्से जो प्रादेशिक जल या किसी देश के आंतरिक जल में शामिल नहीं है हाई सी के रूप में जाने जाते हैं। तो कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 या डी कोई नहीं। तो अगर बात करें हम तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए हाई सी ट्रीटी पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में राष्ट्रीय क्षेत्रीय अधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता पर अंतर सरकारी सम्मेलन IGC के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में बातचीत के दौरान इस पर सहमति बनी थी, ठीक है। एंड हाई सी पर 1958 के जिनेवा अभिसमय के अनुसार समुद्र के वे हिस्से जो प्रादेशिक जल या किसी देश के आंतरिक जल में शामिल नहीं है हाई सी के रूप में जाने जाते हैं। देखिए इन्होंने बोला है कि बाध्यकारी, ठीक है। संधि को औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान करना अभी बाकी है, क्योंकि सदस्यों को अभी इसकी पुष्टि करनी बाकी है। इस पर स्वीकृति मिल जाने के बाद यह संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी होगी। यही बात यहाँ पर भी उन्होंने बताई है। तो उस हिसाब से एंड थर्ड ऑप्शन देख ले कि हाई सी में संसाधनों के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए कोई भी देश जिम्मेदार नहीं है। आंसर और क्वेश्चन के हिसाब से आंसर थोड़ा सा मिसमैच है, इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ दिया है कि कौन से कथन सही है तो इसमें दे दिया डी ऑप्शन कोई नहीं। लेकिन ये दोनों पढ़ने के बाद तो लग रहा है कि कम से कम 1 या 2 ऑप्शन तो सही है। तो मे बी कि इसको हम गूगल कर लेंगे तब इसको कंफर्म करेंगे। ऐसे क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें मिसप्रिंट रहती हैं, है ना। 1 या 2 क्वेश्चन तो टेस्ट सीरीज में कॉमन हो गया है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अंधता नियंत्रण नीति लागू की? ऑप्शन है केरल, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश एंड डी हिमाचल प्रदेश। 13 जनवरी 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि प्रदेश के
अब क्योंकि ये 1 साल पुराना है, अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री दूसरे हैं, है ना, तो ये मत सोचिएगा। ये क्वेश्चन आपका 2023 का है, क्योंकि 1 साल का करंट अफेयर आता है, तो ये जनवरी 2023 का है, ठीक है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अभिनव पहल करते हुए देश में पहली बार राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के लिए अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई है। ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार निम्नलिखित में से किस खेल को शामिल किया गया। ऑप्शन है कैनोए, स्लालोम, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल एंड डी योगासन। यूथ इंडिया गेम्स के बारे में बात हो रही है। तो पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल कैनोए या वाटर स्लालोम इवेंट के पुरुष के K2 इवेंट में प्रद्युमन सिंह राठौर ने स्वर्ण पदक जीता। इसी तरह लड़कियों के कैनोए स्लालोम C2 इवेंट में मध्य प्रदेश की मानसी बाथम ने बाजी मारी। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। जो यूथ इंडिया गेम्स में शामिल पहली बार कोई खेल है वो है कैनोए स्लालोम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, यह अधिनियम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, डी फेक, साइबर क्राइम, इंटरनेट प्लेटफॉर्म के बीच प्रतिस्पर्धा के मुद्दों और डेटा सुरक्षा को शामिल करता है। सेकंड ऑप्शन है कि ऑनलाइन किए गए आपराधिक और दीवानी अपराधों के लिए एक नया न्यायिक तंत्र लागू होगा। तो करें उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अगर हम बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अपनी संतुलित नीतियों को अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मूल अभिव्यक्ति के अधिकारों के लिए संवैधानिक सुरक्षा तक सीमित किया जा सकता है। तो इस हिसाब से हमारे दोनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से निम्नलिखित में से किन 2 देशों की मदद कर रहा है। ऑप्शन है तुर्की और अफगानिस्तान, बी तुर्की और सीरिया, सी अफगानिस्तान और ईरान एंड डी तुर्की और कुवैत। वैसे ये क्वेश्चन 1-2 एग्जाम में आ चुका है, वनडे एग्जाम में, और आपको करंट में पढ़ा होगा तो याद ही है। भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों को लेकर अपना 6ठा विमान भेजा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा तुर्की और सीरिया, ठीक है। चलो तो बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मिष्टी पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है मैंग्रोव, बी मृदा, सी अवसंरचना, या डी प्रवाल भित्ति। तो अगर हम बात करें मिष्टी पहल की, तो मिष्टी पहल आपकी केंद्रीय बजट 2023-24 में समुद्र तट के किनारे और लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए तटीय पर्यावरण एवं ठोस आमदनी हेतु मैंग्रोव पहल यानी कि मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलीन हैबिटेट्स टेंजिबल इनकम यानी मिष्टी की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका मैंग्रोव से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आदि महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन सेकंड, यह ट्राइफेड की एक वार्षिक पहल है। कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री ने 16 फरवरी 2023 को नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में मेगा राष्ट्रीय जनजाति उत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया था। एंड सेकंड ऑप्शन भी सही है। तो इस तरीके से इन्होंने लेकिन पूछा कि सही नहीं है, ठीक है। जब सही नहीं है पूछा तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला शब्द टर्नर सुचस हिंगले निम्नलिखित में से किससे संबंधित। ऑप्शन है समुद्री मगरमच्छ, बी ओलिव रिडले टर्टल, सी हिमालयी तहर, या डी स्टारफिश। अगर हम बात करें कि हाल ही में जीवाश्म विज्ञानियों, ठीक है, ने प्राचीन समुद्री मगरमच्छ टर्नर सुचस हिंगले के जीवाश्मों की खोज की है, जो अपनी तरह का अब तक का सबसे पुराना जीवाश्म हो सकता है। तो ऑप्शन ए है आपका समुद्री मगरमच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान द्वारा वैश्विक हैकाथॉन हैरबिंजर 2023 आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन ए नीति आयोग, बी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, सी भारतीय रिजर्व बैंक, या डी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय संस्थान द्वारा वैश्विक हैकाथॉन की, तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक अपने द्वितीय वैश्विक हैकाथॉन
HRBINGER 2023 परिवर्तन के लिए नवोन्मेष का आयोजन समावेशी डिजिटल के लिए सेवाओं के साथ कर रही है और यह हैकाथॉन प्रतिभागियों को ऐसे समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जिनमें डिजिटल वित्तीय सेवाओं को दिव्यांगों हेतु सुलभ बनाने, कुशल अनुपालन की सुविधा प्रदान करना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नमस्ते योजना के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, भारत में स्वच्छता सफाई संबंधी कार्यों में होने वाली मौतों को शून्य करना। सेकेंड है, स्वच्छता के सभी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा कराना। एंड थर्ड है कि कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में ना आए। तो कह रहे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या डी कोई नहीं। अगर हम बात करें नमस्ते योजना के बारे में, तो नमस्ते योजना इसे वर्ष 2022 में केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। ये योजना आपके आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य असुरक्षित सीवर तथा सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना था। तो कह रहे हैं कि कितने ऑप्शन हमारे सही हैं? तो यहाँ पर डी ऑप्शन है कि कोई भी सही नहीं है। ठीक है, चले तो डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में सियांग ऊनिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु। अगर हम बात करें सियांग महोत्सव की, कह रहे हैं कि हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह एवं जलमार्ग और आयुष मंत्री ने सियांग ऊनिंग महोत्सव आपका में भाग लिया, जो अरुणाचल प्रदेश के बोलेंग में आदि समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा जहां पर ये सियांग ऊनिंग महोत्सव मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कि हाल ही में मार्कोनी प्राइज किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, बी हरि बालकृष्णन, सी शकुंतला देवी या डी जॉन वान न्यूमैन। तो अगर हम बात करें मार्कोनी प्राइज की, तो ये आपका हाल ही में कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को मार्कोनी प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका हरि बालकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सोल ऑफ स्टील चैलेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इस अभियान का सामान्य क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान होगा। सेकेंड, यह क्ला ग्लोबल की एक पहल है और इसे भारतीय सेना द्वारा समर्थन प्रदान किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि उपर्युक्त कथनों में कौन सा से सही है या है? ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। अगर हम बात करें कि 14 जनवरी 2023 को उत्तराखंड में सोल ऑफ स्टील चैलेंज शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य ऊंचे स्थानों पर व्यक्ति की सहन शक्ति का परीक्षण करना है। इस अभियान का सामान्य क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान रहा है। तो आपका कह रहे हैं कि यह यूरोप में लंबी दूरी की ट्रायथलॉन चुनौती की तर्ज पर आधारित है। आयरमैन ट्रायथलॉन प्रणाली है जो किसी व्यक्ति के धैर्य और धीरज का परीक्षण करता है। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू स्टार्ट संधि समाचारों में रही थी, यह संधि क्या है? ऑप्शन है यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों की कटौती हेतु द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है। सेकंड, यह पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्यों के बीच बहुपक्षीय ऊर्जा सुरक्षा सहयोग संधि है। थर्ड है सी ऑप्शन है कि यह रूसी संघ तथा यूरोपीय संघ के बीच ऊर्जा सुरक्षा सहयोग संधि। एंड फोर्थ है डी ऑप्शन हमारा, कह रहे हैं कि यह ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई बहुपक्षीय सहयोग संधि है। अब हम बात करते हैं न्यू स्टार्ट संधि के बारे में। तो हाल ही में रूस ने अमेरिका के साथ अंतिम प्रमुख सैन्य समझौते न्यू स्टार्ट संधि से हटने के अपने इरादे की घोषणा की है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है कि यह संयुक्त राज्य तथा अमेरिका रूसी संघ के बीच की नाभिकीय शस्त्रों की कटौती हेतु द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि थी, जिससे अमेरिका ने हटने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन है डेनियल मेदवेदेव, बी राफेल नडाल, सी स्टेफानोस सित्सिपास एंड डी नोवाक जोकोविच। तो देखते हैं, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में
ग्रीस के स्टेफानोस सितसिपास को पराजित किया है। ठीक है, तो इसके चैंपियन कौन बने? तो ये आपके नोवाक जोकोविच बने। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन। और अगर विजेता उपविजेता की बात होगी तो विजेता नोवाक जोकोविच, उपविजेता आपके स्टेफानोस सितसिपास हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हरित गतिशीलता रैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, हरित गतिशीलता रैली का उद्देश्य हरित ईंधन हेतु जन जागरूकता बढ़ाना। सेकंड, कह रहे हैं कि इसमें स्थायी ऊर्जा स्रोतों जैसे E20, E85 फ्लेक्स फ्यूल, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक आदि से चलने वाले 57 वाहनों की भागीदारी शामिल है। तो कह रहे हैं एंड थर्ड, यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने हेतु पर्यावरण के अनुकूल एवं टिकाऊ परिवहन विकल्पों के उपयोग को संदर्भित करती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी केवल थर्ड, या डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। चले हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने, तो अगर हम बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री ने 6 फरवरी 2023 को कर्नाटक के बंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेल विपणन कंपनियों के 84 रिटेल आउटलेट्स पर E20 ईंधन भी लॉन्च किया। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला निम्नलिखित में से कौन सा? ऑप्शन ए वायनाड केरल, बी तामेंगलोंग मणिपुर, सी जामताड़ा झारखंड, या डी मंदसौर मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें तो केरल का वायनाड जिला सभी आदिवासियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाते एवं स्वास्थ्य बीमा जैसी बुनियादी दस्तावेज तथा सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका वायनाड केरल का जिला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में कमला कस्तूरी का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, बी पर्यावरणविद, सी राजनेता, या डी उपर्युक्त सभी। बात करें कि हाल ही में श्रीमती कमला कस्तूरी का निधन हो गया, वह एक पर्यावरणविद थी जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान दिया और वे पर्यावरण सोसाइटी चेन्नई की संस्थापक भी थी। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा पर्यावरणविद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि भाषिनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से संचालित भारत का भाषा अनुवाद मंच है। सेकंड, यह भारतीय किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानने में मदद के लिए ChatGPT संचालित व्हाट्सएप चैटबॉट पर काम कर रही है। तो कह रहे हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अगर हम बात करें भाषिनी के बारे में, देखिए जो भाषिनी है तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भाषिनी भारतीय किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानने में मदद के लिए ChatGPT संचालित व्हाट्सएप चैटबॉट पर काम कर रही है। भाषिनी भारत के लिए भाषा इंटरफेस और भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेतृत्व वाला भाषा अनुवाद मंच है। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन सही है। तो अब हम देखें अगर, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाचारों में रही चिनकुकी समुदाय निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है बांग्लादेश, बी भारत, सी चीन एंड डी म्यांमार। अगर बात करें कि चिनकुकी समुदाय के बारे में, तो हाल ही में चिनकुकी मिजो समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन जोरो ने बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्स में रहने वाले जातीय अल्पसंख्यकों के उन्मूलन की नीति को समाप्त करने में भारत की मदद की है, मतलब भारत की मदद मांग रहे हैं। तो बांग्लादेश की सेना द्वारा रोहिंग्या मुस्लिम चरमपंथी समूह अराकान आर्मी की मिली भगत से एक कथित हमले की घटना के बाद नवंबर 2022 से मिजोरम के लांगतलाई जिले में शरण लेने वाले चिनकुकी मिजो समूह से जुड़े लोगों की संख्या 300 से अधिक है। तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे बांग्लादेश से संबंधित है, यानी कि ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला शब्द तेजा किस्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है धान, बी गेहूं, सी लाल मिर्च एंड डी कपास। तो बात करें अगर आपके, तो निर्यात बाजार में पाक औषधि और अन्य व्यापक उपयोग हेतु प्रसिद्ध लाल मिर्च की लोकप्रिय तेजा किस्म की बढ़ती मांग
खम्मम कृषि बाजार तेलंगाना के लिए वरदान साबित हो रही है। तो ये क्या है, ये आपकी एक लाल मिर्च की किस्म है, यह एक शब्द है तेजा किस्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी भोपाल घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इसे भोपाल में आयोजित नीति आयोग की बैठक के बाद जारी किया गया। सेकंड है कि यह घोषणा G20 के तत्वाधान में की गई थी या की गई है। तो कह रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो अगर बात किया देखिए तो अगर बात किया जाए G20 देशों के प्रतिनिधियों ने थिंक 20 समूह की बैठक के अंतिम दिन भोपाल घोषणा की, जिसमें दक्षिण सहयोग की वकालत की गई तथा विकसित देशों से अपील की गई कि वे विकासशील देशों में सतत विकास लक्ष्य SDG प्रगति हेतु वित्त पोषण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करें। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, सेकंड हमारा यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा ChatGPT शब्द में GPT का पूर्ण रूप है। ऑप्शन है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर, बी गैसीय पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, सी जनरेशन प्लानिंग थीम, या डी जनरेटिव पोस्ट ट्रेन ट्रांसफर। तो देखते हैं ChatGPT में जो GPT शब्द है आपका वो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर का एक प्रकार है जो OpenAI द्वारा विकसित एक बड़े पैमाने पर तंत्रिका नेटवर्क आधारित भाषा प्रारूप है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन के 53वें संस्करण की थीम है। ऑप्शन है कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, बी ओनली वन अर्थ, सी पोस्ट फॉर प्लेनेट, या डी द वर्ल्ड विदाउट बैरियर। तो अगर हम बात करें वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का जो 53वां संस्करण आपका स्विट्जरलैंड के दावोस में 16 से 20 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया। विश्व आर्थिक मंच WEF की 5 दिवसीय वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में को शुभारंभ हुआ और यह विश्व आर्थिक मंच का 53वां संस्करण जिसका आयोजन 20 जनवरी देखिए जो 53वां संस्करण आयोजित हुआ है जिसका आयोजन 20 जनवरी 2023 को किया जाएगा। 53वें संस्करण की थीम आपकी विभाजित दुनिया में सहयोग को ऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड है। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा कि इस संस्करण की थीम क्या है, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा अल्मा टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर उत्तरी चिली के अटाकामा रेगिस्तान में स्थित रेडियो टेलीस्कोप है। सेकेंड, यह एक अत्याधुनिक टेलीस्कोप है जो मिलीमीटर और सब मिलीमीटर तरंग दैर्ध्य पर आकाशीय पिंडों का अध्ययन करता है। ये धूल के बादलों के माध्यम से प्रवेश कर सकते एवं खगोलविदों को धूमिल और दूर की आकाश गंगाओं तथा तारों की जांच करने में मदद करते हैं। तो कह रहे हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अगर हम बात करें तो देखिए अल्मा आपका अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर अरे उत्तरी चिली के अटाकामा रेगिस्तान में स्थित रेडियो टेलीस्कोप है। ठीक है, एंड सेकेंड ऑप्शन भी हमारा सही है कि यह एक अत्याधुनिक टेलीस्कोप है जो मिलीमीटर और सब मिलीमीटर तरंग दैर्ध्य पर आकाशीय पिंडों का अध्ययन करता है। तो इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन हमारे सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए करंट के क्वेश्चन है तो हर क्षेत्र से हैं। ठीक है, साइंस से है, सोसाइटी से है, पॉलिटी से है, हिस्ट्री से है, जो योजनाएं हैं, जो चर्चित वर्ड शब्द हैं। तो इसलिए ये एक तरीके का नहीं है, आपको एकदम अलग लग सकता है, हो सकता है बोरिंग भी लगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन उनमें से आ ही जाते हैं। तो पढ़ना तो हमारे लिए जरूरी है ना। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा मार्ग पोर्टल संचालित है। ऑप्शन है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, बी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, एंड डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगर हम बात करें तो मार्ग पोर्टल आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत स्टार्टअप इंडिया का नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है। ये विविध क्षेत्रों, कार्यों, चरणों, भौगोलिक और पृष्ठभूमि में स्टार्टअप्स के लिए मेंटरशिप की सुविधा हेतु वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन कब किया जाता है। ऑप्शन है 26 जनवरी, बी 27 जनवरी, सी 28 जनवरी, या डी 29 जनवरी।
देखिए, अगर हम बात करें तो भारत में जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है वो 29 जनवरी को आयोजित की जाती है। भारत इस समारोह का उपयोग अपने गणतंत्र दिवस समारोह को समाप्त करने के लिए करता है। जब गणतंत्र दिवस होता है उसकी जब समाप्ति होती है तो उस पर ये आपकी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की जाती है, जिससे ये रहता है कि अब गणतंत्र दिवस हमारा समापन हो गया। ठीक है, तो 29 जनवरी हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चर्चे में रहा मिशन शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, मिशन शक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है जिसे महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया। सेकंड ऑप्शन है कि इस योजना की कोई उपयोजनाएं नहीं है। कह रहे हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अगर हम बात करें आपके मिशन शक्ति की, तो मिशन शक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है जिसे महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया। यह महिलाओं के जीवन को निरंतर प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित कर और उन्हें अभिसरण एवं नागरिक स्वामित्व के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में समान भागीदारी प्रदान करना महिला नेतृत्वकारी विकास की सरकार की प्रतिबद्धता को साकार करता है। ठीक है, उपयोजना, इसकी दो उपयोजनाएं हैं, संबल और सामर्थ्य। संबल उपयोजना महिलाओं की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए, जबकि सामर्थ्य महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। अगर इस तरीके से देखें तो आपका ऑप्शन केवल एक सही है क्योंकि इसकी दो उपयोजनाएं हैं। ठीक है, संबल और सामर्थ्य। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कई लोग मतलब 2-4 लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि मिनरल्स के बारे में आप जो लेटेस्ट डेटा हो उससे बता दीजिए। तो मैंने डेटा कई जगह सर्च किया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग से मिलती हैं, तो मुझे उस तरीके से एक जगह एकीकृत नहीं मिला क्योंकि मैं सिंगल हूँ, मेरे पास कोई टीम, कोई लोग नहीं है। अब मैं बच्चों को पढ़ाने भी जाती हूँ और ये भी सब तैयार करती हूँ, तो टाइम लगता है थोड़ा सा। हाँ, दूसरी बात है कि ऑब्वियसली टाइम लगता है, बट दूसरी बात है कि थोड़ा माहौल आसपास का अलग है, या तो नाइट में टाइम निकालना पड़ता है या अलग तरीके से, वो तो खैर पता है, मैंने शेयर किया था। तो मुझे जो मिनरल्स वगैरह उसका डेटा मिल गया है। मैं इसके बाद एक छोटा सा वीडियो कोशिश करूँगी कि मिनरल्स के बारे में आपको बता करके उसको अपलोड कर दूँ। हालांकि वो मैंने अब खुद से डेटा कलेक्ट नहीं किया, मुझे मिला है, मैंने कहीं से पूछा तो मुझे मिल गया। वो डेटा किसी और शायद कोचिंग का ही है, तो माइंड मत कीजिएगा, ना मैं प्रमोशन कर रही हूँ किसी कोचिंग का, क्योंकि मेरा ऑलरेडी चैनल अभी मोनेटाइज भी नहीं है और ना ही मुझे वो है। बट ये कि क्योंकि वो डेटा मिला तो उसमें उस कोचिंग का नाम है, तो वो तो अब इसलिए शो होगा। और मैंने डेटा को खुद से कहीं कॉपी पेस्ट कराया नहीं है, मैं तो सिर्फ जो टेस्ट सीरीज आती इन्हीं से पढ़ाती हूँ। मैंने अभी अपना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं तैयार किया जिससे मैं खुद का डेटा एक तरीके से बढ़िया से कलेक्ट करूँ। आगे देखती हूँ, थोड़ा सा समय और होता है तो फिर थोड़ी सी हेल्प लेके कुछ करूँगी, है ना। तो मैंने सोचा कि वो, क्योंकि मिनरल्स भी इम्पॉर्टेंट है और आपका बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट के मैं क्वेश्चन देखी थी, पहले भी देखी हूँ, अभी भी देखी हूँ। जो अभी आपका 2022-23 का हुआ था उसमें मुझे 5 से 6 क्वेश्चन केवल यूनियन बजट के मिले हैं, तो वो भी ज़रूरी है। तो चलें देखते हैं कि इसके बाद मैं उसको अपलोड करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि धारा 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन है राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के सहयोग से रिवर सिटीज अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर धारा का आयोजन किया है। ठीक है, तो ये आपका जो किया गया है, जो आयोजन किया गया है धारा 2023 स्थानीय जल निकायों के प्रबंधन के साथ मिलकर उन सारी चीज़ों को, समस्याओं को समझने और समाधानों पर चर्चा करने हेतु एक मंच प्रदान करेगा। धारा आपका 2024 मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश पशुओं को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बना। ऑप्शन है भारत, बी पापुआ न्यू गिनी, सी इक्वाडोर या डी मॉरिशस। अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिकी देश है आपका इक्वाडोर, जो पशुओं को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन इक्वाडोर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए मेघालय, बी उत्तर प्रदेश, सी लद्दाख एंड डी लक्षद्वीप। कह रहे हैं पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर एक्सीलेंस किस राज्य में मतलब कि स्थापित किया जाएगा। राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेश दोनों में से कोई भी हो सकता है ना।
हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री ने कहा कि भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब मार्च 2023 तक ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र आपका शिलोंग मेघालय में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। सेकंड, इस दिन को साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। देखिए, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 26 दिसंबर को अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों साहिबजादे के साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इस तारीख को इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन को साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो मुगल सेना द्वारा सरहिंद पंजाब में 6 और 9 वर्ष की आयु में मारे गए थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में लद्दाख का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया। ऑप्शन है यायात्सो झील, बी पांगोंग सो झील, सी तुलियन झील या डी स्योमरोरी झील। तो देखिए, इनमें से दो आपकी गेस कर रहे होंगे, तो आपकी ये तो है ही ऑलरेडी। हम बात करें तो यायात्सो झील चुमाथांग गांव की पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति ने सिक्योर हिमालय परियोजना के साथ मिलकर जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। यह झील लद्दाख में 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो भारत में काली गर्दन वाले क्रेन के उच्चतम प्रजनन स्थलों में से एक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका यायात्सो झील। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 16 मार्च, बी 15 मार्च, सी 14 मार्च या डी 13 मार्च। अगर बात करें तो उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही है। देखिए, इसको यहीं तक रखते हैं। आई नो कि मतलब मैंने हाफ पूरा नहीं कराया, बट क्या है कि अभी हम ना थोड़ा सा मिनरल्स का वीडियो देख लेते हैं, मिनरल्स के बारे में चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं मिनरल्स का अब वीडियो अपलोड करती हूँ। तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।